चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ज्वाइन हो चुके हम लोग लाइव। चलिए, कुछ बातें मैं आपसे जो है कम्युनिकेट करता हूं। मैं एक ऐसा मेंटर हूं जो आप सभी से कम्युनिकेट करता हूं, क्योंकि इंडिविजुअल आप कॉल करके परेशान हो गए या परेशान हो रहे होगे तो शायद आपकी क्वेरी जो है काफी सारी रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, इस बैच की क्लास टाइमिंग 6 से 10 बजे ही है। ठीक है, लेकिन आ, थोड़ी सी टाइम आज हमारी डिस्टर्ब हुई है जस्ट बिकॉज की ट्यूटर की अनअवेलेबिलिटी थी उस टाइम पे, या थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को लेकर हो गया कि नहीं, पहले मेरी क्लास होनी थी, उनकी बात होनी थी, लेकिन अब थोड़ा सा, बट एनी हाउ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इशू टाइमिंग का नहीं रहने वाला, ये इशू आगे रिजॉल्व हो जाएगा कल से। ठीक है, तो आप सभी लोग बिल्कुल टाइम को लेकर परेशान मत होइए, मैं आपका टाइम का सम्मान करता हूं, टाइम नहीं चेंज होने वाला हूं। हाँ, लेकिन आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए, क्योंकि जब सेशन होता है उस क्लास में हम लोग सेशन कराते हैं, तो कभी 20 डाउट आ गया तो एक एक घंटा डाउट सॉल्व ही करने में चला जाता है, कभी आधा घंटा भी लग जाता है, कभी 15 मिनट भी लग जाता है, तो थोड़ी बहुत क्लासेज आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, चलिए, बाकी मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि क्लासेस आर इन टू फॉर्मेट, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्मेट में है, आपको दोनों पढ़नी है। तो कंटेंट में एक तरफ से आप फार्मा का जो पोर्शन कवर्ड हो चुका वो आप पढ़ ही रहे हैं, एक तरफ से आपका लाइव आ रहा है और जो फार्मा का बचा हुआ वो भी कवर किया जाएगा। ठीक, टेस्ट सीरीज एक वीक के अंदर पूरी टेस्ट सीरीज जो है टॉपिक वाइज सारी चीजें हम लोग कोशिश करें कि सब कुछ अपलोड कर देंगे, तो टेस्ट सीरीज की बिल्कुल चिंता ना करें, पहले टेस्ट सीरीज ना लगाएं, पहले आप पढ़ें। ठीक है, नोट्स और वीडियोस में पहले वीडियोस को देखिए, क्योंकि वीडियो जब आप देखते हो बहुत इर्द गिर्द की बातें होती है, आसपास की बातें, और आसपास से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सीधे डायरेक्ट यही आप नोट्स पढ़ेंगे तो शायद 100% इफेक्टिव आपको ना हो, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात है, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे, लेकिन सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं कि भाई पहले यूपी स्पेशल हो जाए, पहले कंप्यूटर हो जाए, पहले फार्मा हो जाए। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी के ऑलमोस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यूपी स्पेशल जीके कुछ नहीं है, तो वो फार्मा के लिए परेशान हो रहे हैं, और जो फार्मा के लोग हैं वो यूपी स्पेशल और जीके के लिए परेशान हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए, यस, तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो मैनेज कर लेंगे, बट आज जैसे लेट हो रही है तो इतना लेट नहीं होगी, मेरे सेशंस पहले होंगे या मेरा सेशन लास्ट होगा, ऐसा ही होगा, आपको पहले सूचित किया जाएगा। ठीक, नोट्स, चूंकि वीडियोस और नोट्स दोनों सेम है तो पहले वीडियोस आएंगी। अब एक वीडियो के बाद तुरंत ऐसे नोट्स अपलोड करने लगे 15 बैच में सरदर्दी हो जाएगी, तो नोट्स हम वीकेंड में अपलोड करेंगे। आप आराम से पहले वीडियो देख लीजिए एक हफ्ते के, फिर नोट्स आप रिवाइज आराम से कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट बना के अपना जो भी करना है। टेस्ट आपके अपलोड हो जाएंगे, जो बचे हुए पोर्शन वो सारे लाइव में आ जाएंगे। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर जो है सारी चीजें स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, 100% सिलेबस कवर करके दिया जाएगा। एक और चीज मैं प्रैक्टिकली आपसे बात करना चाहूंगा, बस 1 मिनट और आपका लूंगा, मुझे पता आपका समय इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। देखिए, जब भी आप आईएएस की तैयारी कर ले, किसी भी चीज की तैयारी कर ले, किसी भी प्लेटफॉर्म पर फार्मेसी की जाएंगे, किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, कोई नॉलेज में बहुत ज्यादा होगा लेकिन टीचिंग स्किल गड़बड़ होगी, उसकी कंप्रोमाइज होगी। इस प्लेटफॉर्म पर क्वालिटी को प्रायोरिटी रखी जाती है, आपकी बात पहले प्रायोरिटी रखी जाती है। ठीक है, आपका हित पहले ध्यान में रखा जाता है। तो जब टीचर होते हैं, कोई मेरे से अच्छा भी पढ़ाएगा, हो सकता है मेरे से कोई 9 भी हो, तो आप इस चीज को भी प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए कि मेरे से अच्छा भी लोग पढ़ा सकते हैं, मेरे से 9 भी पढ़ा सकते हैं। तो कुछ लोग मेरे को अगर स्टैंडर्ड मानते तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि सर आपके जैसा सारे लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। सारे लोग कैसे पढ़ा सकते हैं? या फिर मेरे से अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, ये भी आप तैयार रहिए कि मेरे से अच्छा भी कोई पढ़ा सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये थोड़ा-सा आप रखिए, 9-10 होता है तो ऐसा नहीं, एक टीचर के बेसिस पर या एक सब्जेक्ट के बेसिस पर डोंट जज अ पर्टिकुलर थिंग। बहुत सारा सिलेबस, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, तो यही सारी क्वेरीज थी, मुझे लगा कि आपसे 5 मिनट बात कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ आप फ़ोन कर के खुद भी दुखी होते, हम भी परेशान होते। 6 बजे से 10 बजे के बीच में आप फ़ोन कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे करिए वो भी। ठीक है? चलिए, पर्सनल टाइम को छोड़ के। लेट्स स्टार्ट। अब फटाफट मैं ज़रा स्क्रॉल करके आपकी क्वेरी देख लूँ। अब देखिए, हो रही है हिमांशु जी, अभी आज ही तो उनकी क्लास हुई है। उनकी मेरी क्लास मर्ज हो गई, जभी तो मेरी लेट हो गई क्लास। ठीक है, उनको मैंने ग्रुप में डाला हुआ था अपने, लेकिन वो थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उस समय को लेके। इसके बाद रिंकू जी, इसके बाद जो है कंप्यूटर की क्लास होगी। मुझे ढेर सारे क्वेरीज में मत उलझाइए बेवजह, लास्ट में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, पहले स्टार्ट कर लेने दीजिए सेशन को। समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, हमारा भी।
हर जी कह रहे हैं कि यूपी जी के बहुत जगह से कर सकते हैं, बिल्कुल सही जगह से कर सकते हैं। अगर हम सब जगह से कर सकते तो शायद आप इस क्लास में नहीं होते, आप बुरा मत मानिएगा इस चीज को। ये क्लास यूनिक है, आप बहुत जगह यूपी स्पेशल पढ़ के आए होंगे, लेकिन जो यूपी स्पेशल आप यहां पढ़ रहे हो इट्स अ डिफरेंट थिंग, जो मेरा मानना है। ठीक है, तो फलाने जगह से पढ़ने के तो आप सब कुछ कर सकते हो, फिर मेरी जरूरत ही क्या है। ठीक है, सब कुछ हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए कोचिंग मैंडेटरी नहीं होती, कोचिंग लेंगे तभी सेलेक्ट होंगे, या कोई कोचिंग गारंटी दे देता है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके एफर्ट्स होते हैं, हमारे एफर्ट्स होते हैं, आप जो आपके ड्रीम्स है, सपने, हम उसको फुलफिल कराते हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे इन सब बातों में मत उलझाइए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सेकंड सेशन। मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं पहले रिवाइज कराता हूं। खाली खाना नहीं खिलाता मैं, खाने के बाद जो है हम लोग पचाने की इंपॉर्टेंट बात करते हैं उसकी। ठीक है, तो यूपी स्पेशल में हमने जो पढ़ा था, दो इंट्रोडक्टरी, मैंने कहा कि दो इंट्रोडक्टरी सेशन आएगी जिससे हमारा विशेष समझ हो जाएगा। इसके बाद जो सेशन आएंगे, यूपी की हिस्ट्री, यूपी की पॉलिटी, यूपी की ज्योग्राफी, इस तरीके से पूरा कंटेंट आएगा। अभी यूपी स्पेशल इंट्रोडक्शन यहां खत्म हो जाएगा। ये पूरा सिलेबस आप देखेंगे, ये पूरा सिलेबस है। यूपी स्पेशल को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर 20 नंबर और 20 क्वेश्चन की बात है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपके सिलेक्शन में इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। ठीक है, ये देखिए, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारा सिलेबस मैं आपको याद दिला दूं, सार्थक बैच चल रहा है जिसमें आप ज्वाइन किए हुए हैं, और अपने नोन जो है उनको आप रिकमेंड भी करिए कि ज्वाइन करें वो लोग, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हमने पिछले सेशन में देखा था कि स्थिति क्या है। तो हमने ये देखा कि ग्लोब में यूपी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ है, और उसमें भी ईस्टर्न साइड है, यहां पर हमारी स्थिति है, ये हमने देखा था। भारत में हमारी स्थिति क्या है, हम उत्तर भारत में है। ठीक है, वैसे भारत तो एक उत्तर दक्षिण नहीं है। ये सारी चीजें हमने स्थिति पढ़ी थी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि जो समय रेखा है, जो मानक समय रेखा है, वो कैसे डिसाइड होती है, लॉन्गिट्यूड से होती है कि लैटिट्यूड से होती है। तो हमें पता लगा कि देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड से होती है, ये बात हमें पहले भी पता थी। एरिया के टर्म्स में 7.33% एरिया कवर करता है यूपी। ठीक है, लेकिन अभी आप देखेंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023, अभी मैं इसी को पढ़ रहा था पिछले 1 घंटे से, 1 घंटे से इसको निचोड़ने की कोशिश कर रहा था मैं। ठीक है, बड़ी रिपोर्ट है। इसमें अभी देखेंगे इसके हिसाब से डेटा। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति आए, ये डेटा और ये डेटा की बात हो, तो हमेशा इस डेटा को आप प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये कुछ मिनिस्ट्रीज के डेटा हो सकते हैं, वो हो सकते हैं वेबसाइट पे ओल्ड हो, लेकिन जब इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है वो अपडेटेड होती है। तो जब कभी इस तरीके के डेटा की बात आए, तो गिव ऑलवेज प्रायोरिटी टू दिस रिपोर्ट, क्योंकि लेटेस्ट होती है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023, इसके पहले 2021 थी, फिर 19-30 तरीके से। तो अभी देखेंगे ये वाला डेटा यहां चेंज होगा, कुछ डेटा चेंज होगा, अपडेटेड होगा, मैं वो भी आपको अपडेट करा दूंगा, उसको आप करेक्ट कर लेना। फिर हमने ये देखा था कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है 8 राज्यों के साथ। कुछ लोग ये पे कह रहे थे कि सर हिंदी अंग्रेजी में पढ़ाए। देखिए, कॉन्सेप्ट हिंदी अंग्रेजी से कुछ नहीं है, भाषा एक माध्यम है अपनी बात कहने का, एक दूसरे की बात समझाने का। इससे आपकी इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं होती कि बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हो तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं आ रहा तो आप इंटेलिजेंट नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इट्स अ मीडियम, मीडियम फॉर द कन्वर्सेशन यू कैन से। तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके साथ आप देखेंगे बिहार, झारखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, और ये सब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी 8 राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली, उसके साथ है। ठीक है, ये उसमें हमने और देखा था कि सोनभद्र एक ऐसा जिला था। अभी एक और फैक्ट आपको पता लगेगा कि सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट और ट्री कवर, जो जंगल वाला क्षेत्र है, वो सबसे ज्यादा सोनभद्र, अभी आज की इस रिपोर्ट में पता लगेगा, ये वाला एरिया। ठीक है, सोनभद्र है। तो सोनभद्र एकमात्र यूपी का जिला है जो कि किधर है, इधर उत्तर की तरफ, इधर दक्षिण की तरफ। तो सबसे दक्षिणी जिला भी है और 4 राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। बिहार के साथ झारखंड, कैसे उल्टा पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य, मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूं कैसे पूछे जा सकते हैं, कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उसका आंसर होगा सोनभद्र। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, जिसमें वन वाला जो एरिया सबसे ज्यादा कौन सा किस इसमें है, जिले में है, वो है सोनभद्र। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज से रिच जो एरिया है वो भी सोनभद्र वाला एरिया है, ललितपुर वाला एरिया है, ये वाला पूरा बेल्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो पूछ देगा निम्नलिखित में से सोनभद्र का किस राज्य के साथ सीमा नहीं है, तो ऑप्शन एक उसमें दे देगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार
और मध्य प्रदेश के साथ है, ठीक है, और उधर बंगाल के साथ उधर नहीं है, ठीक है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। ये फिर कैसे टूट टूट के सवाल पूछ सकता है कि कौन से जिले नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 7 जिले यहां नजर आ रहे हैं। क्या कुशीनगर भी बॉर्डर बनाता है, आप क्रॉस चेक करना। तो कौन से जिले जो है नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, ये वाली बात हमने क्लियर कर ली। फिर आप देखोगे बहुत सारे क्षेत्र हैं, इसको मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि भाषा, कहते हैं ना थोड़े थोड़े समय पर कोस कोस दूर पे हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा बोलने का तरीका सब कुछ चेंज हो जाता है। ये वाला क्षेत्र आप देखोगे पूरा आपको बुंदेलखंड, ये पूर्वांचल वाला क्षेत्र दिखाई देगा, जिसमें आजमगढ़ जहां का मैं निवासी हूँ वो वाला एरिया है पूरा। फिर बुंदेलखंड आप देखोगे, यहाँ पर बारिश वगैरह सारी चीज आपको कम दिखाई देगी। एक्सप्रेस वे वगैरह से अभी काफी कनेक्ट किया गया है, लेकिन अब काफी डेवलप कर रहा है बुंदेलखंड भी, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है बुंदेलखंड चाहती है कि डेवलप हो। अवध जो उत्तर प्रदेश का हार्ट है, ठीक है, रामचरितमानस, ब्रज वाला एरिया या पश्चिमी प्रदेश जो पीछे साइड का पॉलिटिकली आप देखोगे काफी एक्टिव रहता है, वेस्ट यूपी भी ईस्ट यूपी भी दोनों, ठीक है। चलिए, जीडीपी में काफी अच्छा कर रहा है, जीडीपी के टर्म्स में भारत का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वाला स्टेट है यूपी आपका, आफ्टर महाराष्ट्र, ठीक है, इस समय काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अब ये जो डेटा लिखा हुआ है कि 2011 में क्या 24 करोड़ पॉपुलेशन थी, मुझे नहीं लग रहा है, ये डेटा थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है, ये जबकि सरकारी डेटा है, ठीक है। 19-20 करोड़ के आसपास जो थी जनसंख्या थी सेंसस के हिसाब से, 829 जो है डेंसिटी थी, बिल्कुल सही बात है। 75 डिस्ट्रिक्ट है, 76वां डिस्ट्रिक्ट अभी जो है कुंभ वाला जो रीजन है उसको बना दिया गया है, 912 सेक्स रेशियो है, वो सारी चीजें अब देखेंगे। 243,286 ये डेटा कहां है, सरकारी डेटा पर, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में आप जब जाएंगे तो ये है 240,928। अब किस डेटा को सही माना जाए, सर वो भी सरकारी ये भी सरकारी है, तो आप लेटेस्ट डेटा को सही मानिए, और जब कभी ऐसा क्वेश्चन कंट्राडिक्टरी आए तो जब आप प्रूफ सबमिट करेंगे तो लेटेस्ट डेटा को सबमिट करिएगा, लेटेस्ट डेटा को वरीयता दी जाएगी। वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया क्योंकि ये डेटा जो है आपको करना पड़ेगा पूरा अपडेटेड, 240,928, ठीक है, ये आपका अपडेटेड पूरा है इस तरीके से। फिर बाकी कितने हमारे नगर निगम हैं, 17 नगर निगम, ये सब हमने बात की थी। 80 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 है, 100 सीटें उसमें है, विधान परिषद में है, ये सब सारी चीजें हमने जो है बात की थी, सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, मैं रिवाइज करा रहा हूं, 5-10 मिनट थोड़ा दीजिए, थोड़ा रिवाइज करा लें, फिर उसके बाद जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो पेशेंस रखिए, जल्दीबाजी मत करिए। 24 जनवरी यानी कि आप देखेंगे जब राज्य का पुनर्गठन, बार बार इसको जो है रिवाइज किया गया है, तो पहले आप देखेंगे आगरा के साथ था, उससे पहले ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, फिर 1937 के आसपास आप देखेंगे संयुक्त राज्य प्रांत के नाम से हुआ, फिर आप देखेंगे 1950 के आसपास इसको उत्तर प्रदेश कह दिया गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है या जो गठन वाला दिवस है वो है 24 जनवरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पुनर्गठन जो हुआ था, गठन और पुनर्गठन में दोबारा, पुनर्गठन मतलब रिफॉर्मेशन हुआ दोबारा से, तो 1956 में एक बार इसका बंटवारा भी हुआ, उत्तराखंड आप देखेंगे, बधाई हो, लल्ला हुआ है तो लल्ला था उत्तराखंड 2000, ठीक है। बाकी एरिया करंटली ये है और 4th लार्जेस्ट स्टेट है एरिया टर्म्स में, जनसंख्या में हम लोग काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट है, करंट अगर देखा जाए, तो 76 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आप महाकुंभ के बाद जो 75 फिर से कर दिया जाएगा। संभाग 18 है, ठीक है, संभाग डिवीजन आपके जो है वो 18 है, और ये नगर निगम 17, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, इसमें कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये आइडिया होना चाहिए बेसिक चीज। जब हम स्टेट एम्बलम की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो ये है, 2 मछली यहां पर और एक तीर धनुष है, ये सब बेसिक चीजें पूछ लेता है, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 मछलियां और एक तीर धनुष जो है निशान में आपको दिखाई देगा। बारहसिंघा जो है स्टेट एनिमल है, सारस पलाश जो है स्टेट का पुष्प है ये, और पौधा जो है ये अशोका है, ये सब। पहली भाषा हिंदी है, दूसरी भाषा ऑफिशियली जो है 1989 में उर्दू को घोषित किया गया।
ये पूरा सेंसस डेटा मैंने आपसे बताया था, सारी चीजें, ठीक है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला जो है जिला आपको गौतम बुद्ध नजर आया था, और सबसे कम वाला श्रावस्ती। मेल्स में सबसे ज्यादा लिटरेट लोग गौतम बुद्ध नगर के हैं, और फीमेल्स में जो है कानपुर की महिलाएं जो है सबसे ज्यादा जो है शिक्षित हैं। ये पॉपुलेशन की देखा जाए तो ग्रामीण गांव, भारत जो है गांव में बसता है। उत्तर प्रदेश भी जब, क्योंकि इंडिया का ही पार्ट है, तो जाहिर सी बात है कि गांव में ही बस रहा है यहाँ पर सारी चीजें, ठीक है। ये सब रिपीट डेटा आप देख लेना, ये सब फैक्ट फैक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, ये सब अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें जो है हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहां से थोड़ा सा अपडेट है, डेटा को थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। लेंथ ईस्ट टू वेस्ट, जब इस तरीके से आप यूपी को देखोगे, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा ना, ठीक है। इस तरीके से ये चौड़ाई पूरी हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट क्या है? 650 किलोमीटर। इस तरीके से आप देखेंगे पूरा, यहां से लेके ये 650 किलोमीटर के आसपास। ये सब भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर चौड़ाई की बात की जाए तो ये जो पट्टी पूरी आपको नजर आ रही है, ये 240 किलोमीटर के आसपास की लमसम की है। तो चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा उत्तर प्रदेश की। आपको देखना पड़ेगा, ये डायग्राम जब आप देखेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, ये वाला, यहां से ये वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा कम दिखाई देगा। ये चीज थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट यानी कि बड़ा है, वो है लखीमपुर खीरी। न्यूज में था पॉलिटिकली काफी, ठीक है। लोवेस्ट एरिया वाला कौन सा है? भदोही। भदोही वही जिला है, ठीक है। आपने एक मूवी भी देखा था, बड़ी फेमस हुई थी वेब सीरीज, ठीक है, कालीन। तो कालीन के लिए बड़ा फेमस है भदोही, और कालीन वाला जो इंस्टीट्यूट है वो भदोही में ही है। बाकी इस तरीके से आपको पता लगाना है कि ईस्टर्न सबसे जिला कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है, नॉर्दर्न कौन सा है, साउदर्न। तो ईस्टर्न में आपका बागी बलिया था, वेस्टर्न में शामली था, साउथ में सोनभद्र था, नॉर्थ में आपका सहारनपुर था। ये आपको पता है, ठीक है। ये सब सारी चीजें, मैक्सिमम स्टेट के मैक्सिमम राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जो जिला है वो है सोनभद्र। ये देखिए, सोनभद्र आपने देखा होगा, ये यहां आप देखेंगे, ये देखिए, इधर भी मध्य प्रदेश के साथ, इधर ये, अच्छा ये। चलिए, एक सवाल आपसे कॉमन सेंस पूछ देता हूं। इतने राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है, सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ लग रही है? जरा देख के बताइए फटाफट। आपसे सवाल पूछ लूं जरा, आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं? बिल्कुल, यूपी का करंट भी आएगा। तो जब मैं सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक पढ़ा लूंगा तो आपको पढ़ाऊंगा यूपी का करंट अफेयर। जल्दी बताइए फटाफट। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जो सीमा है वो किस राज्य से लग रही है? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। कितने जिलों के साथ? 11 जिलों के साथ। ये देखिए, पूरे मध्य प्रदेश वाले हैं ये सब, ठीक है, ये सब। चलिए, तो ये भी आपको फैक्ट देख लेना है। सबसे कम किसके साथ लग रही, बताइए जरा। सबसे कम किस राज्यों के साथ लग रही है? देख के बताइए, कॉमन सेंस का सवाल है। ज्योग्राफी ऐसे होती, एक बार आपने डायग्राम को देख लिया, एक बार आपने मैप को देख लिया जी भर के, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। सबसे कम एक जिले के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है, कौन से राज्यों के साथ? सामने दिख रहा है, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और कौन सा हो सकता है? हिमाचल प्रदेश। यस, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब भी आपको समझ में आ रहा है। तो 2 क्वेश्चन आज हमारे और तैयार हो गए कॉमन सेंस से। चलिए, यहां से ये जो रीजन मैंने दिखाया ना, यहां से सवाल सीसैट में पूछा गया था। मुझे याद है पीसीएस का जब मैंने एग्जाम दिया था 2020 वाला या 2021 वाला, तब उस समय पूछा गया था सीसैट में कि खड़ी बोली कहां बोली जाती है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो खड़ी बोली वाला जो प्रदेश है वो इधर, इधर जो ईस्टर्न यूपी में है, अवध की तरफ तो अवधी ज्यादातर बोली जाती है। इधर आपको जो है भोजपुरी नजर आएगी, क्योंकि इधर बॉर्डर स्टेट है, ये बिहार के साथ है, तो भोजपुरी वाला टच है यहाँ। और ब्रज वाला जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, ब्रज की रज, पश्चिमी जो क्षेत्र है वो आपकी खड़ी बोली वाला है, हिंदी में भी खड़ी बोली, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल भी जो है, बड़े छोटे छोटे बेसिक से सवाल जो है
पूछे जा सकते हैं भाषा और बोली वगैरह से, इन सबसे। चलिए, नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर कितना है? 579 किलोमीटर का है। ये फैक्ट है, थोड़ा फैक्ट समझ लीजिए, भी कॉन्सेप्ट बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा राज्य जिसका मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ बॉर्डर है वो है मध्य प्रदेश, 11 जिलों के साथ है। और ऐसा राज्य जिनके साथ कम है उसमें छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश ऐड कर लीजिए, मिस हो गया यहाँ। तो ये वाली बात हमें कॉमन सेंस समझ में आ गई। अब थोड़ा सा देखते हैं सिंचाई वाला मामला क्या है उत्तर प्रदेश में। देखो सवाल कैसे पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, मैं हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूं, जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उनमें सबसे ज्यादा किससे सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में? ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो पूछा जाए कि कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो इसका आंसर होगा 9। ऑप्शन में 12 भी होगा, 6 भी होगा, लेकिन आपको बताना है 9 इसका आंसर। 2019 के हिसाब से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से सिंचाई हो रही है, फिर नहरों से 15.2% और कुओं वगैरह से 8.8%, बाकी अदर रिसोर्सेज से 1 या 1.5% के आसपास होती है। तो निष्कर्ष क्या नहीं, हमें ओवरऑल पिक्चर उत्तर प्रदेश की समझनी है कि चल क्या रहा है, ठीक है। ठीक है, तो 75% के आसपास ट्यूबवेल। आज भी हमारी सिंचाई नहरों के ऊपर उत्तर प्रदेश में डिपेंड नहीं है, ट्यूबवेल से ही है। और हरित प्रदेश वाला क्षेत्र कौन सा है? वेस्टर्न यूपी, ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं, दिल्ली एनसीआर वाले जितने जिले हैं, मुजफ्फरनगर वगैरह ये सब, और उधर पंजाब वाले जिले, हरियाणा वाले जिले, ये सब जो है ग्रीन बेल्ट है आपके। अब तो खैर हर जगह, सारी जगह खेती बहुत अच्छे से की जा रही है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अगर हम कृषि की बात करें तो सबसे ज्यादा सिंचाई वाला जो है मामला है वो आज भी उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से 75% के आसपास, फिर नहरों से। और नहर का जो सिस्टम है उसमें एक बड़ी नहर इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं शारदा नहर, ठीक है, शारदा नहर। इसका सिस्टम हमारे आसपास भी है। तो शारदा नहर जो है ये बहुत बड़ा सिस्टम, जैसे इंदिरा गांधी नहर का सिस्टम राजस्थान में आपको दिखाई देगा, उसी एरिया के तरफ। अब देखो जैसे नहर वाला जो बेल्ट जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, खेती बाड़ी भी बहुत काफी अच्छी होगी, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर गर्मी होगा और यहाँ से वेपर बन के पानी इवेपोरेट भी होगा, तो बारिश भी इसी एरिया में बारिश भी होगी। तो आप राजस्थान में देखना, जो इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम, नहर सिस्टम है, उसी के आसपास आपको प्रोडक्शन भी दिखाई देगा उन्हीं जिलों में। सबसे ज्यादा मच्छर भी वहीं उसी एरिया में दिखाई देंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल कंडीशन बन जाती है, गर्मी और फिर उसके बाद नमी, ये बड़ा फेवरेबल कंडीशन होता है मच्छरों के लिए। तो ये सब कॉन्सेप्ट सीखने वाली बात है कि राजस्थान स्पेशल पूछ दिया कि मच्छर वाला प्रदेश, मच्छर वाले जिले कौन से, मच्छर से प्रभावित कौन से हैं, या सबसे ज्यादा इन जिलों में से कौन सा प्रोडक्शन किसका सबसे ज्यादा, कॉमन सेंस है, ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, 2009 में इसको लाया गया। आप देखते हो आपका जाति आय निवास प्रमाण पत्र, सब चीज जो है आपको ऑनलाइन सब चीजें मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश में सारी चीज ऑनलाइन आपको सिस्टम समझ में आ रही है। इवन पीसीआई भी हमारा ऑनलाइन हो चुका है, आप रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए जो है ऑनलाइन जा सकते हैं। नेशनल हाईवे की बात करें तो 11,737 किलोमीटर के आसपास है। आप बताइए कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जो सबसे लंबा है यूपी में, थोड़ा ये भी पूछा जा सकता है। बुलंदशहर में एक नरौरा जगह है जहां पर थर्मल पावर प्लांट भी आपको दिखेगा। आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, आप ऐड करेंगे, सवाल एक्सप्रेसवे से पूछा जाएगा, क्योंकि वर्तमान सरकार एक्सप्रेसवे पे बहुत, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से जाता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से जाता है, गंगा एक्सप्रेसवे, अभी गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखेंगे हमारे आजमगढ़ से होते हुए गाजीपुर होते हुए जाता है। पहले कभी जब हम लोग दिल्ली वगैरह से जब जाते थे 24 घंटे 22 घंटे लग जाते थे, आज हम 10 घंटे 12 घंटे में आजमगढ़ अपनी गाड़ी से पहुंच जाते हैं, ठीक है। गांजा एक्सप्रेस नहीं, गंगा एक्सप्रेस, ठीक है, गंगा एक्सप्रेस। कैसे सवाल पूछा जाएगा कि गंगा एक्सप्रेसवे, पहला सवाल कैसे पूछा जाए, कहां से कहां जा रहा है, इसका एंड कहां है, सॉरी स्टार्टिंग कहां है और एंड कहां है, ये पूछा जाएगा सवाल। फिर पूछ देगा निम्नलिखित में से किन किन जिलों में से ये गुजरता है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किन जिलों से गुजरता है, उसमें एक ऐसा फालतू सा जिला होगा जो नहीं गुजरता होगा, ठीक है। चलिए, नाम में नहीं लेने आ रहा, बताइए, ये तो स्थिति है यार। तो ये, ठीक है। तो आपको टास्क दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे हैं, और सबसे लेटेस्ट जो है उस पर सबसे ज्यादा मेरा ऐसा मानना है कि संभावना है, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे है, पूछ देगा ये कहां से, क्या ये मेरठ से इलाहाबाद के लिए बन रहा है, प्रयागराज के लिए, और ये बन रहा है तो किन किन जिलों से। तो आप क्या करोगे, एक उत्तर प्रदेश का मैप सा बनाओगे और उसमें ऐसे पॉकेट के फॉर्म में जिले बना लोगे और ऐसे लाइन से बनाते वैसे वो कर लोगे आप,
या इंटरनेट से डालना आप, तो इमेज आ जाएगी पूरी गंगा एक्सप्रेसवे का, किन किन जिलों से गुजर रहा है, लिख लोगे। ठीक है, जब आप ये याद करोगे कि किन किन जिलों से गुजर रहा है, सवाल आपसे उल्टा पूछा जाएगा किस जिले से नहीं गुजरता है। तो जब आपको पता है किस जिले से गुजरता है तो कौन सा ऑड ऑप्शन है वो आप लगा लोगे। ठीक है, इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इंडस्ट्री की बात करें तो पहली शुगर मिल जो है प्रतापपुर देवरिया में आपको दिखाई गई थी। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये सब ल्यूसेंट वाले क्वेश्चन है, जो फैक्ट फैक्ट एक एक लाइन वाले, सब एसएससी एसएससी वाले पढ़ते रहते हैं सब, या जो ट्रेन में किताबें जो है ना बिकती रहती हैं उनमें सब फैक्ट सवाल है, लेकिन अच्छे सवाल है। मैनचेस्टर कहाँ का शहर है, कोई बताएगा मैनचेस्टर कहाँ है? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। हमने बहुत सुना होगा कानपुर को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, आज भी है, लेकिन आज गुटखा के लिए कानपुर फेमस होकर रह गया है। ठीक है, कानपुर वाले बुरा ना माने, आप ही ने तो गुटखा खा के रील वायरल की थी। ठीक है, यस। मैनचेस्टर किसके लिए फेमस है? मैनचेस्टर शहर, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कपड़ों उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कानपुर का यूपी में काफी बोलबाला है, इंडिया में भी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल जो है झांसी में, वाराणसी में, जगदीशपुर में है। ठीक है, यूरिया की फर्टिलाइजर फैक्ट्री इफ्को, क्योंकि कृषि से संबंधित है, इंडस्ट्री से संबंधित है, तो इफ्को की 2 फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में बड़ी हैं। एक बरेली, बरेली वाले बताइए जरा झुमका मिला कि नहीं मिला, पहले तो ये आप बताइए, है कोई बरेली का? और मिला तो कहां रखा है आपने? हमने सुना है कि आपने एक चौराहे पे उसको बड़ा सा झुमका बना के टांग दिया है, क्या ये बात सही है कोई बरेली का? नहीं मिला? यस, ठीक है शुक्ला जी। तो इफ्को की 2 फैक्ट्रियां है, जो लोग प्रयागराज से होंगे, इलाहाबाद से होंगे, फूलपुर एक एरिया है, फूलपुर जवाहरलाल नेहरू का संसदीय क्षेत्र भी था, कुछ और लोगों का भी संसदीय क्षेत्र था, नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा। जो फेमस पर्सनालिटी थे तो जवाहरलाल नेहरू साहब वही। अब पेपर इंडस्ट्री देखो, कॉमन सेंस, मैंने क्या कहा था, पेपर किससे बनता है? ठीक है, पल्प, पेपर का पल्प किससे बनता है? ज्यादातर लकड़ी वाले उससे आता है। यस, ज्यादातर लकड़ी, और लकड़ियां कहां आपको दिखाई दे रही थी? सहारनपुर में। तो जहां पर कच्चा मटेरियल होगा, जहां पर रॉ मटेरियल होगा, वही तो वो इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो जब लकड़ी वहां, अब वहां से रॉ मटेरियल उठा के आप दूसरे यूपी के छोर में ले जाओगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, तब तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो जहां रॉ मटेरियल है उसी के आसपास वो इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो सिंपल सी बात है कि जब पेपर वगैरह जो पेड़ वगैरह से यूज कर रहे हम लोग, तो सहारनपुर में ही पेपर इंडस्ट्री वगैरह पूरी आपकी डेवलप होगी। ठीक है, लखनऊ को तो इज्जत देने के लिए नाम डाल दिया गया। ठीक है, मेन काम तो आप देखोगे सहारनपुर में है। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। और ध्यान रहे दुनिया भर के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये जो स्लाइड में है ये पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन हैं। फार्मा में किसी एग्जाम में, फार्मासिस्ट में आए हुए हैं, या फिर यूपी के आरओ में आए हुए हैं, या यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं, ये अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। तो 4-5 सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, बड़े फेमस हैं। जैसे मैंने अपनी ट्रेनिंग नाइपर के दौरान जो की थी वो सीडीआरआई लखनऊ से की थी। तो जो मेरे अंदर रिसर्च की स्किल है, जो रिसर्च वाला कीड़ा है ना, वो वहीं का है। ठीक है, तो आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड रिसर्च, सीएसआईआर की लैब है लखनऊ, मेरे कई सारे मित्रों ने यहां से जो है ट्रेनिंग भी की। सीडीआरआई लखनऊ में बार बार आपसे पूछा जाता है। सीमैप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, सीमैप भी लखनऊ में ही है। एनबीआरआई, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है। बरेली वाले, एक ही इंस्टीट्यूट है जिसपे आप बहुत प्राउड महसूस करते हैं, उसका नाम है नेशनल वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली, एनवीआरआई। अब देखिए 2 चीजें हैं, एक है इंडियन शुगर केन, एक है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो भारतीय गन्ना वाला जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है लखनऊ में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर शुगर रिसर्च वाला जो इंस्टीट्यूट है कानपुर। बहुत कंफ्यूजन पूछता है यहाँ, बहुत तगड़ा कंफ्यूजन है यहाँ, इसको गड़बड़ नहीं करना है। शुगर वाला जो इंस्टीट्यूट है वो तो कानपुर में है, शुगर केन वाला जो है गन्ना वाला है वो लखनऊ में है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी नाइपर रायबरेली जो है, अब नाइपर लखनऊ में इस समय हो गया है वो। ठीक है, दाल वाला जो रिसर्च है वो आपका कानपुर में है, पल्सेस।
ठीक है। ये सब वेजिटेबल सब्जियों के लिए जो रिसर्च वाला इंस्टीट्यूट है वो वाराणसी, मुझे नहीं पता कि कितना रिसर्च कर रहे हैं बनारस में ये लोग। ठीक है, अब ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। तो सब्जी वाला जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये सब फालतू का नहीं, ये सब फैक्ट पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, भाई कारपेट वाला काम कहाँ है? वो सब सारा भदोही में है। ठीक है, तो भदोही। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये बताइए, ये तो नोएडा में है, लेकिन ये क्या करता है? ये टेस्टिंग करता है कुछ कुछ चीजों की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल किस चीज की टेस्टिंग करता है बताइए? इन विट्रो किट्स वगैरह की टेस्टिंग करता है, एचआईवी किट्स वगैरह, या फिर और भी जो डायग्नोस्टिक किट्स है उनकी टेस्टिंग करता है, या फिर ब्लड सीरम प्रोडक्ट्स वगैरह इनकी टेस्टिंग करता है? बताइए जल्दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स किस चीज की टेस्टिंग करता है? और ये मजे लेने के लिए सवाल नहीं है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड सवाल। आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती ही रहती है, अभी कुछ सीनियर पोस्ट आई हुई है। ठीक है, इससे एसोसिएटेड एक बहुत अच्छी लेबोरेटरी है। ठीक है, जितने भी सेंट्रल वाली ड्रग लेबोरेटरीज हैं। यस, संचित जी बता रहे ब्लड सीरम टेस्टिंग, शिवम जी बता रहे इन विट्रो, कुछ लोग ब्लड कह रहे हैं। सही बताइए, मजा नहीं आ रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा किस चीज में एक्सपर्टीज है, किस चीजों की टेस्टिंग पूरे इंडिया में होती है? ठीक है, चलिए। कुछ पार्क एंड सिटीज पढ़ लेते हैं। ये सब फैक्ट फैक्ट है, थोड़ा सा बोरियत आपको लग सकता है कि सर ये तो हम आप खुद से भी पढ़ लेते, लेकिन खुद से तो आप दुनिया भर का पढ़ डालते। आप 2 घंटे सर पीटते, 2 घंटे में बोर भी हो जाते, लेकिन इधर आप 5 मिनट में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लोगे। तो ये इसलिए दिया कि मुझे जो लगता है, बाकी आपके पास टाइम है तो पार्क पार्क खेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। नॉलेज पार्क का मतलब एक एक एरिया बना दिया गया। अब देखिए कि एक कॉन्सेप्ट आपको देता हूं, उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको बोलते हैं क्या? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ही बोलते हैं क्या? या ईईजेड बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरियाज होते हैं जहां पर सरकार आपको जमीन कम, उसमें पॉल्यूशन फ्री आपको दिखाई देंगे, मतलब बिजनेस वाला इन्वायरमेंट वहां होगा। ठीक है, वहां ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा कि बिजनेस वहां फले फूले, बिजनेस लोग आके कर सकें। तो ये आप देखोगे ग्रेटर नोएडा में जो है नॉलेज पार्क, यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉलेजेस दिखाई देंगे, इंजीनियरिंग के कॉलेज, आप जितने भी कॉलेज आप देखोगे सब यही दिखाई देंगे। डिफेंस पार्क आपका लखनऊ, कानपुर और झांसी में है, ये बात आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के मामले में नोएडा, तो जितने आप मोबाइल की इंडस्ट्री या जो भी देखो, सॉफ्ट आप सैमसंग का देख लो, सबसे बड़ी कंपनी आपको नोएडा में देखने को मिलेगी। तो ये सॉफ्टवेयर वाली जो इंडस्ट्री है ना, वो आपकी उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। और यहीं पर आपने देखा होगा एक मेट्रो स्टेशन भी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। जब आप कभी दिल्ली एनसीआर में मेट्रो से दिल्ली से यूपी के अंदर आओगे तो लास्ट आपको ये दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाला। ठीक है, साइंस पार्क जो है संडीला हरदोई में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, ये आपको लिख लेना चाहिए। लेदर पार्क आगरा में है, टेक्सटाइल के लिए कानपुर फेमस है, इत्र उद्योग के लिए जो है कन्नौज बहुत फेमस है। इंपॉर्टेंट है, पहला बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क जो है वो कहां है? वो लखनऊ में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है। साइबर सिटी कानपुर को कहते हैं। साइबर सिटी नोएडा भी ऑप्शन में होगा, साइबर सिटी नोएडा को नहीं बोलते। साइबर सिटी जो है कानपुर में है। हरियाणा में साइबर सिटी कौन सा है? गुड़गांव में है। ठीक है, जहां बड़ी लैविश लाइफ आप देखते हो, लेकिन कॉर्पोरेट मजदूरी तगड़ी है वहां। वेब सिटी गाजियाबाद में है। ये सब सारी चीजें। डिफेंस कॉरिडोर आप देखोगे लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, आगरा, ये सब। डीएनए बैंक जो है लखनऊ में आपको दिखाई देगा। अब आते हैं जरा ये फॉरेस्ट रिपोर्ट वाले हम लोग पढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट से आप ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीख लेंगे आज। ठीक है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे इससे। चलिए फटाफट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये जो डेटा है, मेरा ऐसा मानना है कि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्या क्वेश्चन आप देखिए यहां पर पूरा कहां से लिया गया है? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट? 2023 से डेटा उठाया गया है।
पिछली कौन सी थी 2021, पिछली कौन सी थी 2019, हर 2 साल पे जो है ये जारी कर रहा है। कौन जारी कर रहा है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कहां है ये? देहरादून में है। ये भी पूछा जा सकता है। तो ये लेटेस्ट वाली ये रिपोर्ट है, 2 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। इससे इंडिया का भी डेटा निकलता है, इससे यूपी का भी डेटा। तो पहले हम इंडिया का डेटा समझेंगे, फिर वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव समझेंगे, फिर उत्तर प्रदेश पे आएंगे। ठीक है, चलिए। तो पब्लिश बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। एक और इंस्टीट्यूट है FRI, यही है क्या अलग है? एक और इंस्टीट्यूट है देहरादून में जहां पर मूवी शूट हुई थी आपकी, लक्ष्य मूवी। जो लोग उत्तराखंड से होंगे उनको आइडिया होगा। FRI देहरादून है। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव क्या है कि सबसे ज्यादा जो जंगल वाला क्षेत्र है वो कहां है, आप बताइए। ब्राजील है, रसिया है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, कौन सा इनमें बताइए जरा, मैं ऑप्शन देता हूं। रूस, ब्राजील, इंडोनेशिया, इंडिया। ठीक है, ये इन चारों में, USA, इनमें कौन सा लग रहा है कि जिसमें मतलब जंगल वाला क्षेत्र आपको काफी दिखाई देगा? इसका आंसर है वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा किसका है? रूस। नहीं, ब्राजील नहीं, यही तो आप गड़बड़ करोगे। आपको लगता है कि वो जो जंगल है पूरा ब्राजील में बड़ा है, उसी की वजह से फॉरेस्ट कवर होगा ना। इसका आंसर होगा रूस। एरिया बहुत बड़ा है ना, इसीलिए मैंने इसको आपको बताया, रूस है। ठीक है। सॉरी, अब इंडिया पे आते हैं जरा। दो बातें हैं, एक को बोलते हैं ट्री कवर, एक को बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। थोड़ा समझ लीजिए, ये समझ वाला डेटा है। इसको पिछले 1 घंटे सर मारा है मैंने इस पे। केवल कितने सॉरी, कितने फैक्ट निकालने के लिए? 4-5 फैक्ट निकालने के लिए, 4-5 चीजों पे निष्कर्ष निकालने के लिए 1 घंटे सर मारा है मैंने, ताकि आपका समय बचे। ठीक है, यही मेरा रोल है। अब ये फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर क्या होता है सर, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। फॉरेस्ट कवर का मतलब जो जंगल वाला क्षेत्र है उसमें सारी जमीनें आती हैं जो कि 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से ज्यादा या 1 हेक्टेयर के आसपास की होती हैं, जिनमें कैनोपी, कैनोपी का मतलब जैसे ये पेड़ है तो ये कितना एरिया घेर रहा है, ये इसका कैनोपी हो गया। शुद्ध भाषा में समझ लीजिए कि जिसमें 10% या उससे ज्यादा की कैनोपी हो। तो ये जो घेरने वाला घेराव है, ये 10 या 10% से ज्यादा एरिया हो, 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा का एरिया हो, उसमें सारे लैंड से, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे उनका ओनर हो, चाहे ना हो, वो सब किस में आते हैं? फॉरेस्ट कवर में आते हैं। यानी फॉरेस्ट कवर हमेशा ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू ट्री कवर। ट्री कवर का मतलब ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट एरिया के अलावा जो ट्री है वो सारी चीजें कवर्ड होती हैं जो कि 1 हेक्टेयर एरिया से कम में होते हैं उनको। तो फॉरेस्ट कवर, कॉमन सेंस ये है कि फॉरेस्ट कवर ज्यादा होता है ट्री कवर की तुलना में। इतना समझ में आ गई बात? ठीक है सर। ये देखिए, अब ओवरऑल आपसे पूछ सकता है कि जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है। आप उत्तर प्रदेश का डेटा, हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश का डेटा निकालेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये वाला डेटा। तो कितना परसेंटेज आपका जियोग्राफिकली रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज है आपका? ये पूरा 7.24। तो ये परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है कितना परसेंट है, तो आंसर होगा 7.24। ठीक है। सबसे ज्यादा कौन? अब आपको क्या निकालना पड़ेगा कि किस राज्य का सबसे ज्यादा है, ये इस तरीके से निचोड़ निकालना पड़ेगा। और जब कभी रिपोर्ट आती उसमें उत्तर प्रदेश की चाहे दूसरी रैंक हो, तीसरी रैंक हो, सवाल बनेगा ही बनेगा। अगर टॉप कर गया तब तो 100% वो सवाल आना तय है एग्जाम में आपके आने वाले समय में। दूसरे पे भी है तो भी देयर इज हाई पॉसिबिलिटी। अभी कुछ डेटा में जो है ये आया भी हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूरा आप देख रहे होंगे। इंडिया का टोटल आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर कितना है, आपसे पूछा जा सकता है। 21.76%। ट्री कवर कितना है? 3.41। यानी कि फॉरेस्ट कवर ज्यादा होता है ट्री कवर की तुलना में। टोटल कितना आपका है? टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, जब भी कभी आपसे सवाल पूछे तो आप देखना कि फॉरेस्ट कवर पूछा जा रहा है, ट्री कवर पूछा जा रहा है, कि टोटल पूछा जा रहा है। टोटल है तो 25.1, ज्यादातर टोटल ही पूछा जाता है या फॉरेस्ट कवर पूछ लिया जाता है आपसे। तो फॉरेस्ट कवर 21.76% है, जबकि 25.17% आपका टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है एज पर 2023। ठीक है, चलिए सर, ये है। तो 25.17 जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री।
पूरे एरिया का जो है, पूरा भारत जो हमारा है, उसका पूरे एरिया का 25.17% आपको जो है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आपको दिखाई देगा। ये जो है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो 25.17% है जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री का। ठीक है, ये सब सारी चीजें। अब देखो निष्कर्ष क्या निकला है, मैंने वो लिखा हुआ है यहां पर रिपोर्ट में। करंट असेसमेंट ये कहता है कि 156.41, इंपॉर्टेंट है ये सब बातें लिखते रहना आप, क्या क्या लिखना वो बता दे रहा हूं मैं। अभी तक क्या लिखना है आपको, पहले ये समझ लेना है कि उत्तर प्रदेश का ये जो रिपोर्ट है ये कहां से लिया गया है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 सबसे लेटेस्ट है। वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है, कहां पर, जो कि है भारतीय वन सर्वेक्षण, ये आपका है देहरादून में। ठीक है, एफआरआई भी एक इंस्टीट्यूट है, वो भी देहरादून में ही है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। उसके हिसाब से फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.7, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना है। ट्री कवर कितना है, 3.41। फॉरेस्ट ट्री कवर कितना है, 25.17, ये बात आपको लिख लेनी है। ठीक है, ये वाली बात मैंने इसको हाईलाइट कर दिया हुआ है। करंट रिपोर्ट ये कहती है कि 156.41 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है फॉरेस्ट कवर नेशनल लेवल पे बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ा है। ठीक है, ये सब सारी चीजें। अब देखो जो पीसीएस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो आईएएस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो स्टेटमेंट बेस कराते हैं। आप में इतना नहीं पूछेगा, इतना टिपिकल। वो स्टेटमेंट करते हैं कि पिछले साल की तुलना में भारत का फॉरेस्ट कवर बढ़ा हुआ है, देयर इज अ इंक्रीज, वी कैन ऑब्जर्व इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन कंपैरिजन टू प्रीवियस रिपोर्ट, ऐसा करके स्टेटमेंट बनेगा। तो ये जो फैक्ट है ना, वो स्टेटमेंट से ही आपको क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब सारी चीजें। मैक्सिमम, अब यहां इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। तो सारे राज्यों में आप देखोगे उसके बाद मैक्सिमम ट्री और फॉरेस्ट कवर जो है छत्तीसगढ़ के बाद जो है उत्तर प्रदेश का नंबर, यानी कि फॉरेस्ट और ट्री कवर में जो वृद्धि हुई है उसमें दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ऐसे फैक्ट निकालना है कि निचोड़ना है, इस बात को लिखिए, फटाफट लिख लीजिए। इस फैक्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए कि जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है उसमें सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी देखी गई है वो है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये फर्स्ट पे होता तो आप देखते 100% जो है ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आपको जो है यूपी स्पेशल में पूछा जाता आपको ये। तो यहां से पूरी संभावना की क्वेश्चन पूछा जाए। तो फॉरेस्ट और ट्री कवर की तुलना में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है देश में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, चलिए ये बात हमने समझ ली। अब देखिए, एक होता है मैनग्रोव क्षेत्र। मैनग्रोव क्षेत्र कौन से होते हैं, सॉल्टी रीजन होते हैं, नमकीन वाले क्षेत्र। आपने देखा होगा, आपने जैसे ये बंगाल वाला क्षेत्र देखा ना, ये बंगाल वाला क्षेत्र, सुंदरबन, सुंदरी वृक्ष वगैरह, तो ये आप देखा होगा ना आपने, ऊपर पानी में ऐसे पेड़ तैरते रहते हैं जिनकी जड़ें जो है आपको पानी के अंदर दिखाई देंगी। ठीक है, सॉल्टी रीजन होता है, मार्शी रीजन होता है। ठीक है, वहां पर मछलियां दिखाई देंगी, क्रोकोडाइल्स बहुत दिखाई देंगी। तो ये जो मैंग्रोव क्षेत्र है, अब देखिए मैं आपके समझ डेवलप कर रहा हूं कि मैंग्रोव क्या होता है। मैंग्रोव ऐसा एरियाज होता है जहां पर नमकीन वाले एरियाज में वो पाए जाते हैं। ठीक है, नमकीन वाले एरियाज में। तो ये यहां पर ये भारत को कैसे क्या कर रहे हैं, कभी साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, उसको रोकने का काम करते हैं, कटाव को रोकने का काम करते हैं। यहां पर आप देखो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यहां पर बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे सुंदरबन डेल्टा वगैरह एरिया में आप देखोगे। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा एक लॉयन के लिए फेमस है। ठीक है, लॉयन है कि टाइगर है, बताइए फटाफट। सुंदरबन डेल्टा फेमस है। ठीक है, ये तो किससे बता रहा है, चक्रवात और इन सब चीजों से वो कर रहा है। जड़ें तैरती हुई आपको दिखाई देगी, नमकीन वाला क्षेत्र दिखाई देगा, मगरमच्छ वाला एरिया ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, बहुत सारे ऐसे ऊंट है जो तैरते हुए यहां दिखाई देंगे आपको। ठीक है, ये सॉल्टी रीजन है, इसको बोलते हैं मैनग्रोव क्षेत्र। ये सब तो पूरे एरिया का 0.15% जो है मैनग्रोव है। ठीक है, ये सब 2021 की तुलना में मैनग्रोव क्षेत्र कम हुआ है 7.43 किलोमीटर। ये अच्छी बात नहीं है, कम हो गया है। तो अब स्टेटमेंट यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी में कैसे बन जाता कि पिछले साल की तुलना में मैनग्रोव क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है। ऑप्शन में होता 1 एंड 2 आर करेक्ट, 3 एंड 2 आर करेक्ट, इस तरीके से टिपिकल क्वेश्चन बनाया जाता। तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए कि मैनग्रोव क्षेत्र पिछले साल की तुलना में घट गया है, और मैनग्रोव क्या होता है वो सारी चीज आपको बताना पड़ेगा। गुजरात में काफी घटा है, गुजरात वाला क्षेत्र भी तो मैनग्रोव क्षेत्र आपको दिखाई देगा, और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश फॉलोड बाई महाराष्ट्र, ये सब।
एक और संधि इंटरनेशनल लेवल पे है, रामसर कन्वेंशन या रामसर की संधि जो कन्वेंशन है वो कब आई थी? 1971 में। किससे संबंधित है? वेटलैंड से संबंधित है। वेटलैंड्स ये क्या होते हैं सर? तालाब वाले एरियाज, ठीक है। कोई तालाब वाला एरिया है, कोई पॉन्ड वाला एरिया, बहुत बड़ा सा वेटलैंड्स, इस तरीके की सिचुएशन। रामसर कहां? ईरान। तो वेटलैंड्स के देख रेख के लिए, वेटलैंड के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन दुनिया में बनाया गया ईरान के रामसर शहर में, इसलिए उसका नाम रामसर कन्वेंशन बोला गया। जैसे दिल्ली में कोई चीज होता है तो दिल्ली डिक्लेरेशन बोला जाता है। तो 1971 में आया। किससे संबंधित है? वेटलैंड्स के देख रख रखाव से या उसके कंजर्वेशन से। यह बात आपको पता होना चाहिए ये सब। तो मैनग्रोव्स क्या, बेसिकली आपको कोस्टल सिस्टम्स में दिखेंगे, उनकी डाइवर्सिटी की वजह से, ठीक है, कोस्टल लाइन को प्रोटेक्ट करने में उनको बहुत, और कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, कार्बन बहुत सारा जो पॉल्यूशन होता है ना उसको सोखते हैं वो। आप देखना उनकी जो जड़ें होती है ना गठीली से आपको नजर आएगी। तो जितना ये धुआं पॉल्यूशन है बहुत सारा सोखने का काम करते हैं, बहुत सारा कार्बन खपत कर देते हैं लोग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछ लेगा कि मैनग्रोव्स, यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता है, यूपीएससी में जो सिविल सर्विसेज को होता है कि मैनग्रोव्स क्या क्या करते हैं, सॉल्टी रीजन में होते हैं, ये होता है, ये सब सब आपसे पूछा जाएगा ये सब। तो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन यानी कार्बन की स्थिति को कम करने में भी जो है काफी मदद करते हैं। बाढ़ वगैरह वाले इलाके में या चक्रवात वगैरह आने से रोकते हैं काफी। और काफी रिच एरिया होता है जहां पर डाइवर्सिटी आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये सब सारी चीजें मैनग्रोव कवर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ और उन सब के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो आप देखोगे मैक्सिमम ट्री कवर, ट्री कवर में अगर देखो, फॉरेस्ट और ट्री कवर में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। आप देखोगे ट्री कवर में, आप देखोगे महाराष्ट्र के बाद जो है राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश यहां तीसरे नंबर पर है ट्री कवर में। ध्यान देना है, फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, खाली ट्री कवर में तीसरे नंबर पर है। ये सब सारी चीजें, ठीक है। इसमें भी जो जंगल है उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट इस तरीके से जो किया गया है। जहां पर कनोपी 70% से ज्यादा होती है वहां पर जो है उसको वेरी डेंस बोला जाता है, इस तरीके की। कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस देख लेते हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल जो कि UNFCCC के द्वारा जो है ये किया जाता है और ग्रीन हाउस इमिशंस वगैरह को जो है कम करने का काम करता है ये सब। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में, जिसमें बोला गया था, गोल था कि ग्लोबल वार्मिंग को जो है 2 डिग्री से नीचे ले आना है और कोशिश पूरा किया जाएगा कि 1.5 डिग्री तक जो है टेम्परेचर को जो है रखा जाए और बढ़ने ना दिया जाए इससे ज्यादा। तो ये जो था वो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन का एक प्रेजेंट एजेंडा है, ठीक है। उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है, ये सब, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। कन्वेंशनल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी होती है, ये भी पता होना चाहिए। रामसर कन्वेंशन देखिए लिखा हुआ है वेटलैंड्स पे, इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स इंक्लूडिंग मैनग्रोव्स, उनके देख रेख के लिए। और सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब हिंदी में होता है कोई चीज लंबे समय तक चले, इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना कि लंबे समय तक उसका उपयोग किया जा सके और हमारे फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर सके, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल यूज। अब जरा देखते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति 2019 में क्या थी और 2023 में क्या है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। तो 240,928 एरिया, 7.33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, ये डेटा है। 7.33% आपके सामने दिख रहा है। 2352 से लेकर 3128 नॉर्थ और 7730 से लेकर 8439 जो है ये किस किस से घिरा हुआ वो सब भी। 3 मेन क्षेत्र है। जब आप यूपी को इस तरीके से देखोगे ना, ये आप यूपी देखोगे तो ये ऊपर की तरफ जो है ये शिवालिक वाला क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र आपको दिखाई देगा। फिर बीच में जो है गंगा का मैदान आपको दिखाएगा जो कि बहुत उपजाऊ है, ठीक है। फिर इधर पीछे की तरफ आप देखोगे जैसे मध्य प्रदेश वाला रीजन है, तो ये सब क्या है आपका विंध्य, विंध्य वाली श्रेणियां है जो है, तो विंध्य वाला रीजन भी है। ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जो है वो कंडीशन होती है यहाँ पर। गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, बेतवा, चंबल, गंडक, ये सब जो है नदी आपको दिखाई देगी। एक इसमें ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, कोई मुझे बताएगा कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में कौन सा है? ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जनजाति क्षेत्र, एक उत्तर प्रदेश का जिला जो है वो जनजाति घोषित किया गया, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। कोई बताएगा मुझे आंसर? संचित जी मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। बताइए, ट्राइबल क्षेत्र एक है।
प्रबल जी कह रहे झारखंड। अरे भाई साहब जिले की बात मैं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जो जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है। आप तो सीधे झारखंड ही पहुंच गए। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन 22 ये है 7। ये कहां से हम कंफर्म कर रहे हैं? आईएफएसआर रिपोर्ट से कर रहे हैं। चलिए, 24,093 जियोग्राफिकल एरिया है, फॉरेस्ट जितना था। ये दिखाया गया कि मतलब कितना जो है नेट सोन एरिया, बोने योग्य क्षेत्र कितना है, 68.67, और नेट सोन एरिया जो 68.67 है, टोटल एरिया जो है 24,093, यानी आपसे पूछा जा सकता है। और फॉरेस्ट कितने पर है? 6.86। 6.8 से अभी बढ़ा है ये। ठीक है, अभी बढ़ा है। ये 2019 की स्थिति है। ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 68-69 के आसपास जो है नेट सोन एरिया आपका है, 68.8 से के पास। अब थोड़ा सा 2023 वाले में स्थिति देख लेते हैं, क्या हमारी स्थिति सुधरी? तो 2000 इतने के बाद 2023 में ये, तो ये आपको ऑथेंटिक डेटा माना जाएगा। 246, 43, 42, 45 ये सब नहीं, 240,928 विल बी द ऑफिशियल डेटा। ठीक है, 240,928। बताइए, सुन रहा हूं मैं आपकी बात। ठीक है, 240,928। ठीक है, 19-20 करोड़ के आसपास हम लोग थे 2011 में। ये ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन हमारी कितनी है? 0.57%। जनजाति जनसंख्या हमारी जो है वो 0.57 है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को अगर 100% माना जाए तो जनजाति जो जनसंख्या है 0.57 है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 829 है पर किलोमीटर स्क्वायर। 68.71 मिलियन जो है वो जानवर वगैरह है। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश में जनजातीय जिला कितने हैं? वो इसका आंसर होगा 1। आप बताइए कौन सा जनजातीय जिला है इसमें? ठीक है, लिख लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। जनजातीय जिला घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में ये। 2023 की स्थिति जरा समझते हैं। 2019 में कितनी थी? 24,093। सर ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया 24,093 यहां दिखाई दे रहा है। सर फॉरेस्ट पहले कितना था? सर 6.86। अभी फॉरेस्ट कितना है सर? 7.54। ये आप याद रखेंगे, पिछला भूल जाइए। पूरा टोटल एरिया 24,093 जिसमें फॉरेस्ट आपका ये है। ठीक है, जो जुताई वाली जमीन है वो आपकी जो है 4.11% है, बाकी बोने वाला जो क्षेत्र है वो 68.45 है। ठीक है, ये पूरा नेट सोन एरिया। तो एरिया कितना है? जियोग्राफिकल एरिया उत्तर प्रदेश का कितना है? 24,093। ये याद रखना नंबर, 24,093। फॉरेस्ट कितना है? 7.54। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी डेंस, मॉडरेटरी डेंस, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट, ये सब तीनों मिला के जो आप देखोगे तो 15,045 ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, फॉरेस्ट कंफ्यूज नहीं होना है। फॉरेस्ट आपका 7.54% के आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अब जरा थोड़ा सा और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डेटा जाते हैं हम लोग। डिस्ट्रिक्ट वाइज में दो चीजें मेरे को समझ में आई। ठीक है, एक तो दिखा सोनभद्र और एक दिखा मुझे जिला चंदौली। ये ऐसे दो जिले हैं जहां पर आपको है काफी एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट कवर आपको दिखाई देगा। इसमें सोनभद्र वाला इलाका, जंगल उंगल वाला क्षेत्र आपको दिखाई देगा। तो अगर पूछा जाए कि जंगल वाला क्षेत्र या फॉरेस्ट कवर में कौन सा जिला सबसे ज्यादा है, तो निचोड़ क्या निकलता है कि सोनभद्र जिला। ये वही जिला है जो सबसे नीचे लटका हुआ था, सोनभद्र जिला, ये वाला। तो क्या हम इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या सोनभद्र ही जनजाति जिला है? क्या इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कॉमन सेंस? ये वाला सोनभद्र जिला, ये। ठीक है, पेड़ पौधों के मामले में काफी जो है इसका निष्कर्ष निचोड़ हमारा निकल के यही आया, सोनभद्र। ठीक है, फॉरेस्ट और ट्री कवर में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, ये वाली बात। ठीक है, सेकंड पे है छत्तीसगढ़ के बाद। रामसर कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए कितना परसेंट यूपी का है, सोनभद्र की क्या स्थिति है। बस आज की क्लास में इतना ही। बाकी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, बहुत सारे फैक्ट छूट जाएंगे, लेकिन एक क्लास में आप लिमिटेड फैक्ट के साथ आ सकते हो। खाली फैक्ट फैक्ट नहीं पढ़ा सकते आप, वरना पढ़ के सब लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, भदोही सबसे कम आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए
अब यूपी स्पेशल का इंट्रोडक्शन हो गया है, आपकी समझ यूपी को लेके काफी हो गई है। अब क्या यूपी पे सेशन आएंगे? यूपी का इतिहास एक वीडियो में, यूपी का ज्योग्राफी एक वीडियो में, यूपी का पॉलिटी एक वीडियो में, एक या दो वीडियो में यूपी का करंट अफेयर आ जाएगा। 8-10 वीडियो में पूरा यूपी स्पेशल पैकअप, पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि कंटेंट में बहुत सारा सूटिक्स, एनालिसिस, कोग्नोसिस सब डला हुआ है सीरियली। कंटेंट में जाके पढ़िए, आप खाली बस लाइव को ढूंढते रहते हो। ठीक है, लाइव वाले में आप देखोगे सीरियल इशू रहता है, लाइव हो या डाउनलोड फोल्डर हो, कहीं पर भी वहां पर सीरियल का इशू होता है। तो उसको हर वीकेंड्स में उठा के जो है उस जिस सब्जेक्ट की क्लास होती है वहां अरेंज कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ, हिमांशु जी मुझे ही कराना है, जूरिस वाला पोर्शन मुझे ही कराना है। थोड़ा सा यूपी स्पेशल एक बढ़िया से स्टार्ट कर दूं तो आपको जो है फिर फार्मा वाले पे भी आते हैं, सब मिल जाएगा। अजय जी, जब मैंने क्लास आपको लाइव पढ़ा दिया, सेम यही पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा। तो एक दिन बाद शेयर करो, तुरंत शेयर करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी आपने क्लास ले लिया है इसको। ठीक है, हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं कोग्नोसी और माइक्रो को सब आ जाएंगे। कंप्यूटर सबसे लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, अभी यूपी स्पेशल कराऊंगा, फिर फार्मा वाले कराऊंगा, फिर कंप्यूटर के कराऊंगा। ये तीनों पोर्शन मुझे ही कराने हैं। फार्मा में और टीचर है, उनकी भी ड्यूटी लगेगी। ठीक है, अब सेलेक्टेड लगेंगी फार्मा में, बहुत सारा रिकॉर्डेड कंटेंट में बहुत सारा कंटेंट है, तो अब सेलेक्टेड क्लासेज ही होंगी। हाँ, मैं ही कराऊंगा, कंप्यूटर मैं ही कराऊंगा, जूरिस वाला सेक्शन मैं ही कराऊंगा, और यूपी स्पेशल पूरा मैं ही कराऊंगा। 21 तारीख, 21 जनवरी विल बी द डी डे, द लास्ट डे ऑफ दिस बैच। हमारी आपकी बात जो है वो 6 महीने साल भर तक, जब तक आप चाहें करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन क्लास आपकी 21 जनवरी को फाइनली पैकअप हो जाएगी। 10 दिन आपके पास होगा, एकदम दबा के एकदम चाप के पढ़िए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए, कोई समस्या? क्लास का टाइमिंग मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, आज थोड़ा सा कम्युनिकेशन में शायद इशू हो गया, तो थोड़ा सा फैकल्टी जो है इधर उधर टाइमिंग हो गई। चलिए, एनालिसिस की तो ऑलरेडी मैक्सिमम क्लास हो चुकी है। एनालिसिस में क्रोमेटोग्राफी वाला पूरा पोर्शन मैंने ही कवर किया है। ठीक है, हाँ, रिवीजन मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जो है जो एमसीक्यू सीरीज है ना, द्रोणा सीरीज, उसको फॉलो करिए। ठीक है, आप भटकिए मत कि मैं किताब भी खरीद लूं, मैं ये भी खरीद लूं, वहां सब 50 जगह मुंह मारने से कोई मतलब नहीं है। आपको कंप्लीट पैकेज मिला, पूरा कोर्स मिल ही रहा है, उसमें भी आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज में अपलोड ही करा रहा हूं। फिर उसके बाद आपको जो द्रोणा सीरीज एमसीक्यूज मिल रहे हैं, इससे इससे क्वेश्चन अलग है, वो सब सारी चीजें, तो टेंशन किस बात की है? यस, चलिए, और कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? जज मत करिए, मैं बार बार कहता हूं, डोंट जज अ प्लेटफॉर्म, पढ़िए अच्छे से। ठीक है, हाँ, कहीं कुछ सुधार की जरूरत है तो आप सही सजेशन दीजिए, हम लोग उस पर काम करेंगे। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों से है, आपके लिए काम करता है। ठीक है, जब आप ही नहीं पढ़ोगे, आपको जरूरत नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे यहां बैठ के? ठीक है, चलिए, तो प्लेटफॉर्म जो होता है वो दो लोगों से होता है, एक तो स्टूडेंट की कम्युनिटी होती है, दूसरे उसकी बैकबोन उसके टीचर्स होते हैं। पैनिक मत होइए, मैं देख रहा हूं कि काफी गड़बड़, सर एक ही महीना बचा हुआ, क्या करें क्या करें। बहुत सारे बच्चों का सब वो फ्रस्ट्रेटेड है एकदम। मैंने उनको समझाया। ठीक है, क्लास टाइमिंग के दौरान आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा, जब आपको पता है कि मैं क्लास में, तो आप कॉल ना करें। मैं कैसे उठाऊंगा कॉल जब मैं क्लास में हूंगा? तो ठीक है, क्लास के बाहर जब फ्री होता हूं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जब क्लास होने वाली हो तब भी मुझे आप उलझाए ना। जब आपको पता है कि मेरी क्लास 9 बजे, 9:30 बजे या 8 बजे जब भी होनी है, आप उससे पहले मेरे को तुरंत जस्ट कॉल करोगे, तो फिर मैं उलझ जाऊंगा, तो कैसे क्लास के लिए प्रिपेयर होऊंगा? मुझे भी तो समय चाहिए होता है ना। चलिए, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, चलिए, टाइम को हम लोग दुरुस्त करते हैं और खींच के पढ़ते हैं। आपको नहीं सोना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना, आपको एक ही महीने दबा के पढ़ना है, बिल्कुल।
मुझे तो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक पढ़ाता रहूंगा मैं। आपको फटाफट पढ़ के सेलेक्ट हो जाना है, 1 महीने इतना खींच के पढ़ो कि लिस्ट में आ जाओ सीधे आप। आपका संघर्ष जो है वो 1 महीने का है, जितना जी जान लगा सकते हो लगा दो, ठीक है। पूरा जी जान लगाइए एफर्ट्स, कम से कम 5-6 घंटे समय दीजिए, मिनिमम 5 से 6 घंटे, वो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए आप। हवाबाजी या फिर टाइम पास से नहीं काम चलेगा, खींच के पढ़िए, 1.5x में वीडियो देखिए, 2x में वीडियो देखिए, वीडियोस देखिए फॉलोड बाय द नोट्स, देन इट्स वेरी इफेक्टिव। चलिए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से सेशन ठीक रहा है। आपके डाउट्स भी काफी क्लियर हो गए हैं। मेरे आपके बीच कोई गलतफहमी ना क्रिएट हो, बहुत सारे सवाल आपके मन में थे तो मैंने शुरुआत में 5 मिनट लेके आपको बता दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। क्वेश्चन के लेवल बताया तो मैं क्वेश्चन आपको करवाता जा रहा हूं, बाकी जब द्रोणा सीरीज होगी तो उसमें पूरा यूपी स्पेशल का एमसीक्यूज करा दूंगा मैं, ठीक है, क्वेश्चंस भी हो जाएगा पूरा, यही कॉन्सेप्ट वहां रिपीट हो जाएंगे दोबारा, ठीक है। चलिए, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि द्रोणा सीरीज को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये द्रोणा सीरीज आपकी चल रही है ना लाइव वाले में, आप इसको अच्छे से देखिए। और भी जो सीरीज चल रही है वहां भी, जैसे पार्थ सीरीज है सूटिक्स, तो सूटिक्स आपका मैच है तो आप पार्थ सीरीज की वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। आपके सूटिक्स के कॉन्सेप्ट इसके ये जीपैट वाले सीरीज का भी देख सकते हैं। ये द्रोणा सीरीज आपकी चल रही है तो आप इसको आप आराम से देखते रहिए, ठीक है। कम ही बच्चे इसको देखेंगे क्योंकि आपके 2276 बच्चे तो टोटल है ही, ठीक है। चलिए, अच्छे से इसको यूज करिए। बाकी जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि आप ट्यूटैक्सो अकेडमी से जो है आप जो भी कोर्सेज में रजिस्टर करना चाहते हैं कर सकते हैं। tutoxoacademy.com से साइट पे जाके आप वहां से भी कर सकते हैं परचेज, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह जो है मैं डलवा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।